ये क्वेश्चन रो एग्जाम की परीक्षा के क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तो इसमें मौलिक अधिकार दिए हुए हैं और ये दिए हुए हैं अनुच्छेद। इसमें पहला दिया है कि समता का जो अधिकार है समता का, वो किस अनुच्छेद में है? 14 से 18 है। बिल्कुल ये राइट दिया हुआ है। इसने पूछा है कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो पहला तो बिल्कुल सही है। दूसरा इसमें दिया हुआ है कि संस्कृति और शिक्षा ये किस अनुच्छेद से संबंधित है? ये है अनुच्छेद 29-30 से। उसके बाद में दिया गया है धर्म की स्वतंत्रता। धर्म की स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो है 25 से 28, 25 से 28 है वो। तो इसमें दिया हुआ है 23 से 24। उसी प्रकार से ये गलत है, तो हमारा जो आंसर बनेगा यही बनेगा ऑप्शन नंबर सी। इसने कहा कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो बाकी सब सुमेलित हैं। एक ये भी है जो स्वतंत्रता का अधिकार है, ये अनुच्छेद 19 और 22, अनुच्छेद 19 से 22 तक ये भी बिल्कुल राइट दिया हुआ है। तो इसमें जो क्वेश्चन बना हुआ है, जो हमारा आंसर होगा राइट, वो सी है। तो इसमें दिए हुए हैं 25 से 28। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार जो अनुच्छेद हैं, जो मौलिक अधिकार भारत संविधान में वे अनुच्छेद 12 से 35 के बीच विभाजित किया गया है और उनके जो अलग अलग वर्ग निर्धारित किए गए हैं। किस प्रकार से किया गया कि समता का अधिकार की होगा ये अनुच्छेद 14 से 18। इसमें अनुच्छेद 14 क्या होता है कि कानून के समक्ष समानता। अनुच्छेद 14 संबंधित है कानून के समक्ष समानता, और 15 से 18 है भेदभाव निषेध, समान अवसर, उपाधियों का उन्मूलन आदि से ये संबंधित है। फिर देखते हैं संस्कृति और शिक्षा संबंधी जो अधिकार है वो 29 और 30 में ये वर्णित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो भारत संविधान है वो किस भाग में निर्वाचन संबंधी प्रावधान है। भारत संविधान के किस भाग में निर्वाचन संबंधी जो प्रावधान है वो है भाग 15 में। भाग 15 में निर्वाचन संबंधी प्रावधान इसमें दिया गया है। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। तो भाग 15 में चुनाव संबंधी जो प्रावधान सभी दिए गए हैं। तो अनुच्छेद कितना है? अनुच्छेद 324 से 329 तक इसमें वर्णित है। तो अनुच्छेद 324 से क्या संबंधित है कि चुनाव आयोग की स्थापना और शक्तियाँ। जो चुनाव आयोग की स्थापना और शक्तियाँ जो है वो किस अनुच्छेद में है? वो है 324वें अनुच्छेद में। अनुच्छेद 325 एक समान निर्वाचन सूची है। और अनुच्छेद 326 क्या है कि लोकसभा और विधानसभा के लिए वैक्ष मताधिकार। अनुच्छेद 327 या 329 का है संसद और राज्य विधानमंडलों को चुनाव संबंधी विधियां बनाने का एक अधिकार इसमें दिया गया है। अब देखते हैं जो भाग 14 में क्या है? सेवा और लोक सेवा आयोग से संबंधित है। भाग 15 में चुनाव संबंधी है। तो अगर हम देखते हैं कि भाग 14 में क्या है, भाग 14 में है सेवा और लोक सेवा संबंधित है। और भाग 16 में क्या है कि अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है भाग 16 में। और भाग 17 में क्या किया गया है कि भाग 17 में क्या गया है? राजभाषा से संबंधित है भाग 17। तो इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन ये भी दिया हुआ था कि लोकसभा के प्रथम जो अध्यक्ष है स्पीकर कौन है। कुछ क्वेश्चन इसमें बहुत ही ईजी थे। तो इसमें इसका ऑप्शन नंबर डी था कि जीवी मावलंकर इसके प्रथम अध्यक्ष थे। उन्हें 15 मई 1992 को लोकसभा का पहला अध्यक्ष चुना गया था। कब चुना गया था? देखो ये डेट भी याद रखनी है। तो 15 मई 1952 में जो है ना अध्यक्ष नियुक्त किया था। उन्हें अक्सर जो है फादर ऑफ द इंडिया पार्लियामेंट, भारतीय संसद के जनक के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। अन्य जो विकल्प इसमें दिए हुए थे जैसे बलराम जाखड़ दिया गया था, ये लोकसभा के 7वें अध्यक्ष थे। कब बने थे? ये 1980 से 1989 में बने थे। मीरा कुमार ये पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। अगर पर्सन हमारा ये आता है कि पहली महिला अध्यक्ष कौन थी लोकसभा की, तो मीरा कुमार थी। फिर मीरा कुमार का नंबर आ जाता। यदि प्रथम महिला आ जाता स्पीकर तो वह मीरा कुमार थी। और रवि राय कौन थे? ये लोकसभा के 11वें अध्यक्ष थे लोकसभा के। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है सात ही नई घटनाओं का सही कालक्रम है, जो मतलब इनके जो मिलान वो इनके कालक्रम से संबंधित है। ऑप्शन ए है कि शिमला सम्मेलन, कैबिनेट मिशन योजना, अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स प्रस्ताव। दूसरा इसमें दिया गया है कि शिमला, क्रिप्स, अगस्त और कैबिनेट मिशन। तीसरा अगस्त प्रस्ताव। ये इनके कुल मिला के अगर इनके सन हमारे याद है तो हम इन्हें आसानी से कर सकते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी है। पहले अगस्त प्रस्ताव, फिर क्रिप्स मिशन और शिमला सम्मेलन, कैबिनेट मिशन। तो इन प्रश्नों का अगर सन हमें इनकी तिथि याद है तो
ये हो सकता है। तो अगस्त 1 अगस्त जो अगस्त प्रस्ताव था वो 8 अगस्त 1940 से संबंधित था। वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा भारतीय नेताओं को स्वतंत्रता का आश्वासन इसने दिया था। क्रिप्स मिशन का जो कार्यकाल था क्रिप्स मिशन का वो था मार्च 1942 क्रिप्स मिशन का। शिमला सम्मेलन कब हुआ था? ये जून जुलाई 1945 में हुआ था। लॉर्ड वेवेल की अध्यक्षता में भारत में अंतिम सरकार का गठन इसमें किया गया था। कैबिनेट मिशन योजना कब हुई थी? ये मार्च 1940 में हुई थी। और भारत की संविधान सभा की गठन और स्वतंत्रता की योजना का ये प्रस्ताव था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राणा पोर्टल का क्या उपयोग है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी था, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की निगरानी रखना इसका जो कार्य था। तो इसका ऑप्शन नंबर तीसरा था। प्राणा पोर्टल के जो उद्देश्य थे, गैर उपलब्धियां शहरों की जलवायु गुणवत्ता की जो है निगरानी रखना, विभिन्न एजेंसियों के द्वारा किए जा रहे जो कार्यों की पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना इसका ये कार्य था। वायु प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े कार्यों की जो ऑनलाइन ट्रैकिंग करना भी इसी का कार्य है। आम जनता को वायु गुणवत्ता सुधार के प्रयासों की जानकारी भी है देना इन्हीं का कार्य है। अन्य विकल्प जल प्रदूषण निगरानी क्या है कि जल नहीं वायु गुणवत्ता से ही संबंधित है। दूसरा दिया गया है कि प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन, ये अलग मिशन है। ये SBM या CB पहल के अंतर्गत ये आता है। औद्योगिक उत्सर्जन नियंत्रण ये प्राणा का हिस्सा होता है, लेकिन मुख्य रूप से जो है NCAP का जो है ये निगरानी रखती है। नेक्स्ट है कि भारत के निम्नलिखित में से राज्य में से जो उच्चतम जनसंख्या घनत्व है वो किस राज्य में है? देखो, सबसे उच्चतम जो घनत्व है राज्य में, ऐसे अगर केंद्र शासित प्रदेश आ जाता तो यहाँ से पे दिल्ली थी, लेकिन अगर राज्य की बात करें तो वो बिहार में है। 2011 की जनगणना के अनुसार ही ये डाटा होते हैं। तो इसमें जो प्रमुख आंकड़े हैं 2011 के, बिहार का जो आंकड़ा है वो है 1106 व्यक्ति पर किलोमीटर। उसके प्रकार पश्चिम बंगाल में है, पहले पश्चिम बंगाल हुआ करता था, बिहार है, पश्चिम बंगाल में है 1029। उसी प्रकार से केरल में है 859, उत्तर प्रदेश में है 828 उत्तर प्रदेश में, पंजाब में 550 है। ये इस प्रकार से हैं। एक क्वेश्चन ये भी दिया हुआ था कि जलीय चक्र को नियंत्रित करते हैं। जलीय चक्र को नियंत्रित कौन करता है? ये करते हैं वन। जलीय जो चक्र है हमारा उसे नियंत्रित करते हैं वन। जलीय चक्र में जल का जो वाष्पन है वो संघनन, वर्षा, अवनमन और पुनः वाष्पन आदि प्रक्रिया इसमें होती है। इसमें वन जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वन कैसे जलीय चक्र को नियंत्रित करते हैं? कैसे करते हैं जलीय चक्र को नियंत्रित? देखते हैं। वाष्पोत्सर्जन, पेड़ अपनी पत्तियों के माध्यम से वायुमंडल में जल छोड़ते हैं। वाष्पोत्सर्जन का मतलब है कि पेड़ अपनी पत्तियों के माध्यम से वायुमंडल में जल छोड़ते हैं। वर्षा को आकर्षित करना, घने वनों क्षेत्रों में वायुमंडल नमी अधिक होती है जिससे वर्षा की संभावना बढ़ जाती है। मृदा में जल संरक्षण वनभूमि जल को सौंपने और सिंचित करने में भी मदद करती है। बाढ़ और कटाव को रोकना, वनों की जड़ें जल प्रवाह को नियंत्रित करती हैं। उसके बाद इसमें दिया हुआ था लाइकेन क्या करता है? यह है शैवाल और कवक का एक सहजीवी जीव है। वनों की तुलना में जलीय चक्र की इनकी भूमिका नगण्य होती है। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ था इसमें अधिपादप। ये क्या है? ये अन्य पेड़ों पर उगते हैं और उन्हें जल चक्र में नियंत्रण नहीं करते। तीसरा दिया हुआ था इसमें घास स्थल क्या है? ये कुछ हद तक वाष्पोत्सर्जन में योगदान करते हैं, लेकिन नियंत्रण की दृष्टि से वन अधिक प्रभावी होते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि उत्तर प्रदेश में कौन सा कृषि जलवायु परिवर्तन प्रभाव विशेषकर कृषि के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील क्षेत्र है?
तो इसमें ऑप्शन नंबर इसमें दिया गया बुंदेलखंड जो क्षेत्र है वो जो है अधिक संवेदनशील क्षेत्र है। तो बुंदेलखंड क्षेत्र जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में फैला हुआ है जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील माना जाता है, विशेषकर कृषि के संदर्भ में। मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है कि अवर्षा, कम वर्षा और अनियमित मानसून, बार बार आने वाला सूखा और जल स्रोतों की कमी, मिट्टी की जो उपजाऊ शक्ति में गिरावट आती है और सिंचित जो सीमित सिंचाई है उसकी सुविधाएं। कृषि पूरी तरह वर्षा पर निर्भर है। अन्य क्षेत्र की बात करें तो पूर्वी मैदानी क्षेत्र की बात करें तो ये उपजाऊ और सिंचाई की बेहद सुविधा। पश्चिम में मैदानी क्षेत्र है हरित क्रांति से समृद्ध सिंचित, और मध्य मैदानी क्षेत्र है तुलनात्मक रूप से स्थिर और उपजाऊ। नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल है जो रुद्रक या लैंडलॉक बंदरगाह है। लैंडलॉक बंदरगाह कौन सा है? तो ये है एन्नोर। एन्नोर है। विशाखापट्टनम इसका राइट आंसर है। विशाखापट्टनम, ये गलत हो गया, इसका है विशाखापट्टनम। लैंडलॉक वह बंदरगाह होता है जो समुद्र से सामान्यतः बंद या आंशिक रूप से बंद होता है और भूमि से सुरक्षित रूप से घिरा होता है, जिसे जहाज़ों के लिए यह असाधारण रूप से सुरक्षित और शांत वातावरण प्रदान करता है। विशाखापट्टनम पोर्ट आंध्र प्रदेश के तट पर स्थित प्राकृतिक एक बंदरगाह है। यह समुद्र की सीधी लहरों और हवाओं से इसकी रक्षा करता है। इसे खुली समुद्री बंदरगाह नहीं माना जाता, बल्कि यह लॉक लैंड हार्बर कहलाता है। अन्य विकल्प दिए हुए थे कि मुंबई पोर्ट समुद्र से खुला है और यह एक प्राकृतिक डीप वाटर हार्बर है, लैंडलॉक नहीं है। क्या एन्नोर एक लैंडलॉक है? ये भी लैंडलॉक नहीं है। और हल्दिया पोर्ट ये भी लैंडलॉक नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि ऊर्जा का जो है 10% का नियम देने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? इसका ऑप्शन नंबर है इसका लिंडेमैन। ऊर्जा का 10% का जो नियम है देने वाले वैज्ञानिक का नाम है लिंडेमैन।